ठीक है, हम लास्ट क्लास में इरोडोव कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस लिए थे और फिर हम एक क्वेश्चन इरोडोव का ही ले रहे हैं 3.48। ठीक है, हम एक इरोडोव का क्वेश्चन ले रहे हैं 3.48। बताओ, बुक है, तुम देख सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, निकालना है, ये निकालना है अगर फील्ड दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ फील्ड दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, फील्ड दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो पोटेंशियल निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब समझो यहां पे आई कंपोनेंट जो है y पे डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों पॉसिबल है और ये भी तीनों पॉसिबल है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं dv इक्वल टू होता है, dv इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है ना। और dr क्या होता है? dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। dr क्या होता है? dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz, इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ y आई कैप प्लस x जे कैप डॉट dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप, यही ना। तो दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस a टाइम्स ऑफ y dx प्लस x dy। अब क्या करें इसको? सर ये तो dxy है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ xy। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ xy, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ xy। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ xy, सही है जी। यस सर। यानी हम x और y के कॉम्बिनेशन को अगर w मान लें, एक नया वेरिएबल मान लें, अगर हम x इंटू वाई इस कॉम्बिनेशन को अगर हम w मान लें, दिस डिपेंड्स ऑन dw, दिस इज dw। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसको इंटीग्रेट कर दो, v इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई एज ए होल कॉम्बिनेशन w है, dw का इंटीग्रल होता है w, और w को एक्स वाई प्लेस कर देंगे प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सम कांस्टेंट c, सम कांस्टेंट c। अभी c का वैल्यू कहां से निकलेगा? हमको किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो दिया है, हमको किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल दे देगा तो ये वैल्यू निकल जाएगा, अदरवाइज ये इन जनरल ये एक्सप्रेशन आएगा। कोई डाउट? नो सर। अब इस बात को समझ लो, अब इस बात को समझ लो। तुम ये इसलिए कर पाए, पहली बात, तुम जो यहां कर रहे हो, जिस फंक्शन का भी तुम फील्ड निकाल रहे हो, फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहे हो, इसी प्रोसेस से तुम फोर्स से वर्क निकालोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, dw इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर था और dw होता है वर्क डन f डॉट डी आर। अगर यही फोर्स दिया होता फंक्शन ऑफ y एंड x तो माइनस साइन नहीं होता और प्रोसेस यही होता। ठीक है, अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को। अगला क्वेश्चन, ये तो तुमसे बन गया, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, या उसके बाद का क्वेश्चन ले। हाँ, सर ये प्लस सी क्या है? प्लस सी, कांस्टेंट। हाँ सम कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि इनिशियल कंडीशन क्या था, तो हम उसमें एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, उसमें कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो इस बात को, किसको? ये तो बड़ी आसानी से तुमने निकाल लिया, 3.49 और 3.50 ले रहे हैं, क्योंकि आज तुमको हम कंजर्वेटिव फोर्स का भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बताएंगे। तुमको मैंने वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ाया है, बट आज हम तुमको एक मेथड बताएंगे जिससे तुम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के वर्क निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के वर्क निकाल सकते हो। अभी ब्लड तो थोड़ा सा है जरूर, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, आज वो ठीक कराता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3.50 या 3.549 भी ले सकता हूं मैं।
फील्ड दिया हुआ है ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप प्लस बी वाई के कैप। ठीक है, या एक काम करो, पहले 3.49 ही ले लेते हैं, पहले हम 3.49 ले लेते हैं, सीक्वेंस में ही चलते हैं। फील्ड वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो सकता है 2axy आई कैप प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम वही करेंगे, dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ऑफ 2axy dx प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2axy dx प्लस a एक्स स्क्वायर dy माइनस a वाई स्क्वायर dy। ये जो पूरा है ये माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये है ए ले लो कॉमन, सही है ना। हाँ, यहां पे क्या, स्क्वायर वाई सर। हाँ थोड़ा ऊपर से समझा दीजिए, मेरा कनेक्शन से। ठीक है, देखो ये फील्ड दिख रहा है, ये फील्ड दिख रहा है, तो फील्ड दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है थर्ड भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो। ये फील्ड दिया हुआ है और हमसे पोटेंशियल पूछा गया है। क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड पोटेंशियल। यहां दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हम क्या कर रहे हैं, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर करें, ई डॉट डी आर तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ई डॉट डी आर मीन्स दिस इंटू डी एक्स प्लस दिस इंटू डी वाई। तो हमको अब इसको अरेंज करना, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अब समझो यहां पे वो प्रोसेस नहीं होता है कि तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, y को कांस्टेंट मान के x को इंटीग्रेट कर दो और x को कांस्टेंट मान के y को, ये नहीं होता है, ये नहीं होता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि एक को पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको या तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 2a, देखो ये जो टर्म है 2axy dx प्लस a एक्स स्क्वायर dy, ये एक टर्म हो गया, और माइनस a वाई स्क्वायर dy। देखो ये सेकंड है, इसमें सिर्फ y ही है, इसमें तो x का कोई काम ही नहीं है। अब ये जो टर्म है दैट वुड बिकम इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a बाहर निकाल दो एक्स स्क्वायर वाई। देखो अगर एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो अगर हम एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे किसी के भी साथ, टाइम के साथ, ठीक है ना, दिख रहा है ना, यस सर दिख रहा है। सो माइनस ए इंटू डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये था डीवी, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, v कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ए इंटू इसका इंटीग्रेशन एज ए होल, ये एक नया वेरिएबल है w, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है w, यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए वाई क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, यस सर। 3.50 तो आपको ऐसा एक फंक्शन पता करना पड़ता है जिसमें ऐसा हो रहा हो। कभी कभी हम फंक्शन पता नहीं कर पाते हैं, जो हमारी स्किल्स इतनी तगड़ी नहीं होती है कि हम फंक्शन को पता कर पाए। तो मेरे पास उसका दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड है। इसके 3 मेथड होते हैं, इसको सॉल्व करने। पहला है आप वो
वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई निकालिए जिसका डी ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। दूसरा तरीका होता है, बता रहा हूं मैं। सर हाँ सर ऐसे कोई एग्जांपल जिसका हम पता नहीं कर सकते सर कॉम्बिनेशन? हाँ, एग्जाम्पल जिसका हम पता कर सकते हैं। पता तो अगर पता नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो फील्ड ही गलत है। हर एक्सप्रेशन का ये नहीं आएगा। फील्ड कंजर्वेटिव होना चाहिए, और कंजर्वेटिव का एक टेस्ट होता है। इन सब में वो टेस्ट वैलिड है। कंजर्वेटिव का एक टेस्ट होता है क्या? पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल तभी डिफाइंड है जब फील्ड या फोर्स कंजर्वेटिव हो, और नॉन कंजर्वेटिव है तो डिफाइंड ही नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं, तो निकाल क्या रहे हो तुम? तो पहले तो ये कंडीशन होना चाहिए कि वो चीज वैलिड है, वो चीज है। देखो हम थर्ड में इसको ही बता देते हैं एक क्वेश्चन में, हम तीनों में तो नहीं बताएंगे, हम तो पहले बता देते हैं कि कैसे होगा। देखो जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है 3.50 का, इसमें बता देते हैं। फील्ड दिया हुआ है ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप प्लस बी वाई के कैप, और पूछा है पोटेंशियल कितनी होगी। मैं जो क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूं आपसे टेस्ट में पूछने के लिए, मैं अपने मन से यहां कुछ भी नहीं डाल दूंगा। मेरा मन किया चलो यहां एक्स स्क्वायर वाई, यहां डाल दिया एक्स वाई जेड, यहां डाल दिया एक्स क्यूब इंटू जेड, गलत हो जाएगा क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। कंजर्वेटिव का कंडीशन होता है, पहली बात, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? इज इट कंजर्वेटिव? इज इट ए कंजर्वेटिव फोर्स? आपने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर में। दो टाइप का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। ई एक्स कितना है? ए वाई। ई जेड, ई वाई कितना है? ए एक्स प्लस बी जेड। ई जेड कितना है? बी वाई। क्या ये जीरो है? अगर ये जीरो है तो ये कंजर्वेटिव है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव है। इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब होता है आई कैप के साथ, ये पढ़े हो डिटर्मिनेंट? यस सर। आई कैप ले लो, आई कैप ले लो। देखो आई कैप को ले लोगे तो इसको ढक दो, इस कॉलम को, इस रो को ढक दो, तो क्या बचा? डेल ऑफ, देखो डेल बी वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो डेल बी वाई बाय डेल वाई माइनस डेल ऑफ ए एक्स प्लस बी जेड, ए एक्स प्लस बी जेड बाय डेल जेड। देखो दिस क्रॉस दिस, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल बी, डेल बी वाई बाय डेल एक्स, माइनस इसका इसके साथ ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस के कैप, प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है चेस बोर्ड की तरह। यहां देखो इसका माइनस इसका, तो क्या हो जाएगा बताओ? डेल ऑफ ए एक्स प्लस बी जेड, ए एक्स प्लस बी जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ? ये क्रॉस प्रोडक्ट, डेल ऑफ ए वाई बाय डेल वाई, डेल ऑफ ए वाई बाय डेल वाई। क्या ये जीरो है? अगर ये जीरो है यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तब तो ये कंजर्वेटिव है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ये जीरो है, देखो यहां इसको डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ, ये क्या होगा? b, ये क्या हो जाएगा बताओ? b बाहर निकल जाएगा, डेल y बाय डेल वाई 1, b, ये कितना हो जाएगा बताओ? ये कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, इसका क्या होगा? b माइनस बी, जीरो। समझ रहे हो? यहां देखो डेल y बाय डेल एक्स जीरो, डेल y बाय डेल जेड जीरो,
क्योंकि यहां y को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। यहां पे z को क्या मानना है, y को कांस्टेंट मानना है। यहां देखो z को कांस्टेंट मानना है, x के अलावा सबको कांस्टेंट मानना है। ये 0, इसका कितना होगा a, इसका डिफरेंशियल क्या होगा a। क्यों होगा, z को कांस्टेंट माना है, सिर्फ x को मानना है वेरिएबल। ये 0, इसका हो गया 1 a, और इसके यहां क्या होगा a माइनस a। यहां b माइनस b 0, यहां 0 माइनस 0 0, यहां b माइनस b, यहां a माइनस a 0। तो तीनों 0 हो रहा है ना, 0 i कैप 0 j कैप 0। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है। अगर एक भी नॉन जीरो होता तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाता। तो तुम करते क्या, तुम तीनों केस में देखना ये वैलिड हो रहा है। क्या करोगे, याद करने का तरीका बता रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। यहां जो भी ई का एक्स कंपोनेंट यहां डालो, ई का वाई कंपोनेंट यहां डालो, और ई का जेड कंपोनेंट यहां डालो। तुम जानते हो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट था, यहां क्या करते हैं, क्रॉस ऑपरेशन लगाते हैं। इसका डेल ऑफ दिस बाय डेल वाई माइनस डेल ऑफ दिस बाय डेल जेड, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ क्या, माइनस जे कैप के साथ, इसका डेल बाय डेल एक्स माइनस इसका डेल बाय डेल वाई। तुम तीनों में देखना वैलिड हो रहा है। 3.48, 49 एंड 50 वैलिड हो रहा है। एक बार जब तुमने समझ लिया कंजर्वेटिव फोर्स है, अब तुम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। अब तुम पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, और वर्क में तुम ये प्रूव कर सकते हो कि इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। अगर ये वर्क का डिफिनीशन, अगर ये फोर्स का एक्सप्रेशन होता, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी पाथ से लेके जाओ, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट, वर्क डन सेम आता है। उसमें एक बड़ा अच्छा रास्ता है, सिर्फ x को वेरी करो, फिर y को वेरी करो, सिर्फ z को वेरी करो। बताते हैं कैसे। पहले देखो इसको, ये तो तुम वेरीफाई कर लिए, ये कंजर्वेटिव, देयरफॉर कंजर्वेटिव। अगर ये 0 हो रहा है, ये डिटरमिनेंट अगर 0 हो रहा है, यानी ये ब्रैकेट भी 0, ये ब्रैकेट भी 0, ये ब्रैकेट भी 0, देयरफॉर ये कंजर्वेटिव है। तो चूंकि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया है, इसके लिए कंजर्वेटिव पूछना जरूरी है। बट हम आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन ही कि क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर कंजर्वेटिव ही फील्ड नहीं है तो मेरा क्वेश्चन ही इनवैलिड है पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, तुम समझ गए ये कंजर्वेटिव है, पहली बात। दूसरी बात, अब तुमको इसका पोटेंशियल निकालना है, तो जरा देखो पोटेंशियल निकालते हैं। जब तुम यहां लिखोगे dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो कितना आएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, हो जाएगा ए वाई इंटू डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जेड इंटू डी वाई प्लस बी वाई इंटू डी जेड। यही ना, उसको फिर से मिक्स हो जाएगा, हम इसको ब्लैक से ले लेते हैं। देखो लिखोगे dv इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, हाँ, लिखोगे dv इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, and that would become equal to ay dx plus ax plus bz dy plus by dz। ठीक है, विथ माइनस साइन। सही है जी। अब इसको कैलकुलेट करना है, बताओ कैसे करें। एक तरीका ये है, माइनस ए ले लो कॉमन, y dx प्लस एक्स डी वाई। देखो इसमें और इसमें a ले लो कॉमन, y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस b ले लो कॉमन, इसमें और इसमें b ले लो कॉमन, तो क्या हो जाए बताओ, y dz प्लस जेड डी वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स ऑफ डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, है ना। और इसको तुम इंटीग्रेट कर दो। जब इसको तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ, सिंपली मिल जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस सी, सही है ना? Yes, sir. ठीक है। मान लो तुमसे ये चीज रिजॉल्व नहीं हो पाता, मान लो तुम इतना यहां तक नहीं पहुंच पाते, यहां तक तो पहुंच गए बट यहां के बाद तुम इसको इस तरह से dxy में नहीं लिख पाते, या उतना दिमाग काम नहीं कर रहा होता, या कभी कभी हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जिसमें साइन टेन ई टू द पावर एक्स ln x सब कुछ हो, तो उसमें क्या करोगे? उसमें तुम क्या करना मैं बता रहा हूं, इसको बनाने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसको बनाने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। वो क्या है? वो ये है, फिर भी तो आएगा नीचे क्या चीज? सर बी। बी आएगा ना? हाँ हाँ, और एक कॉमन नहीं निकालना था, वन कॉमन। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा ना? हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पे बी होगा, सही। प्लस बी जेड प्लस कांस्टेंट। बी वाई जेड, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो एक तरीका और था तुम्हारे पास, वंस तुमको ये आ गया dv इज इक्वल टू, या यहां हम डाल देते हैं माइनस, माइनस को राइट की जगह लेफ्ट ले आते हैं, माइनस dv इज इक्वल टू, एक बार जब तुमको आ गया a y dx प्लस ए एक्स प्लस बी बी जेड dy प्लस बी वाई डी जेड, ये है ना? ये है। अब तुमको ये पता है, तुमको 0 0 0 से कहां जाना है? 1 1 1 तक जाना है। एक मिनट रुक जाओ, किसको फोन का चार्जर यहीं पे ही। फोन डिस्चार्ज हो रहा है, रुक जाओ। ठीक है, देखो तुम क्या करो, अगर तुम किसी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो, तुमको 0 0 0 से 1 1 1 जाना है। मान लो कहां से कहां? तुमको मान लो कि 0 0 0 से कहां जाना है? 1 1 1 तक जाना है, ठीक है? 0 0 0 से 1 1 1, तो क्या करो तुम इस तरह से जाओ। पहले तुम 0 0 0 से कहां जाना है? एक्स वाई जेड, सॉरी 0 0 0 से कहां जाना है? एक्स वाई जेड, इसको इंटीग्रेट करना है। चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इंटीग्रेशन पाथ इंडिपेंडेंट आएगा। तुम पहले क्या करो, 0 0 0 से जाओ x 0 0, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज करो। उसके बाद तुम क्या करो, यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, देखो यहां से तुम जाओ x 0 0, उसके बाद तुम यहां से जाओ, सिर्फ y चेंज करो, x को वही रखो, y 0, और फिर तुम यहां से जाओ, और फिर तुम यहां से जाओ x y z। समझ रहे हो? कहने मतलब पहले स्ट्रेट लाइन x में जाओ, फिर स्ट्रेट लाइन सिर्फ y में जाओ, और फिर स्ट्रेट लाइन सिर्फ z में आओ। तुम्हारा इसमें सबसे आसानी से बिना किसी घपले के निकल जाएगा। कैसे होगा? देखो, जब तुम यहां से यहां तक जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी इस पूरे में, सॉरी इसमें y की वैल्यू पूरे में क्या रहेगी? 0। यहां से यहां तक y हर पॉइंट पे 0 है। z की वैल्यू क्या होगी? 0। चेंज क्या हो रहा है? y की वैल्यू 0, यानी dy भी 0, dz भी 0, सिर्फ x वैरी करेगा, यही ना? यस सर। तो बताओ यहां से आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे 0, y की वैल्यू 0 गया, ये गया। यहां बताओ z dy की वैल्यू 0 गया, जीरो हो जाएगा सर। सब गया 0, इसमें आ गया 0, चलो इसमें आ गया 0। अब यहां से यहां जाओ, यहां से हम क्या हो रहा है बताओ, देखो यहां से हम क्या हो रहा है, x कांस्टेंट है, x की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट, इसका मतलब dx 0 है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, नॉन जीरो है बट कांस्टेंट है। z की वैल्यू 0 है और कांस्टेंट है, z की वैल्यू 0 है और कांस्टेंट है, और y की वैल्यू वेरी कर रही है। तो जरा यहां रखो dz 0, ये गया, यहां रखो dx 0, ये गया, बचा ये 0 है,
ये 0 है, अच्छा ये कांस्टेंट है और ये 0 है ना, तो ये हो जाएगा, बताओ ये आएगा, बता रहे हैं देखो, थर्ड टर्म गया क्योंकि जेड तो बदला ही नहीं, dx 0 गया, ये तो बदला ही नहीं, बच गया ये x की वैल्यू कांस्टेंट थी, a इंटू x ये कांस्टेंट, और z की वैल्यू थी 0, तो इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, dy प्लस 0, ax प्लस 0 होल dy, और ax कांस्टेंट ही दिया, कितना आ जाएगा axy, ठीक है। थर्ड में आओ, यहां से यहां, जब तुम यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, dx 0 क्योंकि x कांस्टेंट, dy 0 क्योंकि y भी कांस्टेंट है, सिर्फ z वेरी कर रहा है, z वेरी कर रहा है, तो ये बताओ जब dx 0 कर दिया तुमने, dy 0 कर दिया, ये दोनों हो गया वेनिस, बचा ये, इसमें तुम्हारा y कांस्टेंट है, तो ये कितना है बताओ, b by इंटीग्रल ऑफ dz, b by इंटीग्रल ऑफ dz, ये हो जाएगा b y इंटीग्रल ऑफ dz, क्योंकि y कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b y z, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, a x y प्लस b y z, और माइनस साइन को उस साइड लेके चले जाओ, माइनस साइन को उस साइड लेके चले जाओ। तो कभी कोई फोर्स अगर आपसे पूछा जाता है कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, जब वर्क एनर्जी पावर में बताते हैं कि अगर मान लो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2 जेड एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कुछ के कैप। तो पहला क्वेश्चन होता है इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा क्वेश्चन होता है इफ इट इज कंजर्वेटिव फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 0 0 टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जिसको हम इसी मेथड से निकालते हैं सबसे अच्छा। और दूसरा इफ इट इज नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमको पाथ बताना पड़ेगा, वो किस पाथ से जाएगा, तब हमको उसका वर्क डन तभी निकल जाएगा, क्योंकि अगर पाथ बदल देंगे तो वर्क डन बदल जाता है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव को वर्क पूछना है हमको पाथ बताना पड़ेगा, लेकिन अगर कंजर्वेटिव में वर्क पूछना है तो पाथ बताने की जरूरत नहीं है, किसी पाथ से ले आओगे वही वर्क डन आएगा। तो हम क्या करते हैं, पूछा गया उस पाथ से, यहां से गया वहां से गया कर्व पे गया, बट हम इस मेथड से निकाल देते, कहते हैं ये पाथ इंडिपेंडेंट है, आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको उसमें देखेंगे फिर। ठीक है, अब देखो अब पहले हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर है इसमें 3.34 जो हम उस दिन बताए थे, बट हमको फिर से वर्क बताना था। ठीक है, हमको फिर से वर्क बताना था। तो याद रखिएगा आपको हम फंक्शन, ये सब जो आपको जो भी फंक्शन दिए गए हैं ये सब इलस्ट्रेटिव फंक्शंस है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम आपसे फिजिक्स में पूछ सकते हैं, खुद बना के पूछ सकते हैं, जिसमें कि आप उसको पोटेंशियल निकाल सकते हैं, चाहे वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों ना भी हो तो भी, तो चाहे वो बहुत सिंपल फंक्शन ना भी हो तो भी आप निकाल सकते हैं। अब देखो 3.34 क्वेश्चन नंबर 3.34 क्या है ये देखो, ये डिस्क है, ये डिस्क है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्क है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया एंड दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। इसकी रेडियस है यार, पूछा गया है पहले तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, दूसरा इसके पेरिफेरी पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, हम शायद इसका एक्सप्रेशन बताए थे तुम लोगों को कि अगर यहां से डिस्टेंस x पे अगर आप जाएंगे एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, अगर ये आपका एक्सियल पॉइंट है, ये मान लो डिस्क है, ये डिस्क का प्लेन है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर,
और अगर तुम इसके सेंटर से इस पॉइंट पे जाओगे, यहां इसकी पोटेंशियल होती है और यहां इसका फील्ड भी होता है। मैंने इसका एक्सप्रेशन लिखा था, इसकी रेडियस है r, सिग्मा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। मैंने बताया था यहां जो फील्ड होती है वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पोटेंशियल होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स ये स्लैंट हाइट माइनस एक्स। तुम चाहते हो इसको फाइंड करना तो क्या कर सकते हो, इसको रिंग्स में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। यहां पे जाओ, डिस्टेंस आर, एक रिंग कट करो आर और डी आर के बीच में, एक रिंग कट करो। इस रिंग के कारण फील्ड या पोटेंशियल निकाल सकते हो और फिर उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, चलाएगा। ठीक है, इसका तुमको एक और मेथड बताएंगे आज ही, इसको ध्यान रखना। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कैसे बनाओगे, रिंग काटोगे और रिंग का फील्ड निकालोगे और इंटीग्रेट करोगे। इसका बहुत शॉर्टकट और स्मार्ट जो है मेथड में तुम्हें बताऊंगा अभी। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, तो इसका मतलब V एट सेंटर, V एट सेंटर का मतलब क्या हो गया बताओ। इस एक्सप्रेशन में क्या करोगे, प्लेस कर दोगे क्या चीज, x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब मेरे से ये नहीं पूछा गया, मेरे से ये पूछा गया है, और यहां मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा जो हमसे पूछा गया है कि यहां पोटेंशियल कितनी होगी। इस पेरिफेरी के किसी पॉइंट, इस पेरिफेरी पे किसी पॉइंट पे, सेंटर पे तो समझ गए सिग्मा इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखो, हम क्या करते हैं देखो, हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है भैया, मान लो हमको कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है, हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और समझना मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो। हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लो, पी पॉइंट ले लो जो कि पेरिफेरी पे है। हम क्या करते हैं, यहां से किसी एंगल थीटा पे एक लाइन खींचते हैं, इस डायमीटर के साथ एंगल थीटा पे एक लाइन खींचते हैं, और फिर वेरी वेरी स्मॉल, बड़ा करके दिखा रहे हैं, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एक और लाइन खींचते हैं डी थीटा पे, थीटा और डी थीटा पे। ठीक है, एग्रीड। हम ये जानना चाहते हैं इसके कारण, ये जो दिख रहा है ना छोटा सा पतला सा ट्रायंगुलर सा कटा हुआ, इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, हम ये जानना चाहते हैं इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, हम जानना चाहते हैं ये जो ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है वो यहां कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो कैसे करेंगे, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अंडरस्टैंड। हम क्या करते हैं, इस ब्लैक स्ट्रिप का निकालना है। हम इस ब्लैक स्ट्रिप में कहा जाते हैं, हम इस ब्लैक स्ट्रिप में कहा जाते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस आर पे जाते हैं। कितने डिस्टेंस जाते हैं, आर पे जाते हैं। हम यहां से डिस्टेंस आर पे जाते हैं और यहां इसको एक ऐसे आर्क बनाते हैं। फिर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर जाते हैं, हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डी आर जाते हैं, और आर और डी आर के बीच में ये एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। This small piece behaves as a point charge. According to calculus, any elemental small part behaves like a point charge. So this is a point charge. इसके कारण यहाँ potential तो निकल जाएगा। What is the potential created by this dq at point P? What is the potential created by this dq? हम जानना चाहते हैं potential due to point charge, point elemental charge
elemental charge dq at point P. So dv is equal to हो जाएगा k dq by r. बताओ ये छोटा सा टुकड़ा है और ये इस पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो ये कितना पोटेंशियल बनाएगा, k dq by r. बट dq कितना होगा, dq हो जाएगा, ये जो एरिया दिख रहा है ये छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, ये बहुत छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ कितनी है बताओ, ये लेंथ कितनी है dr, और ये लेंथ कितनी है बताओ r d थीटा. ये जो छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है इसमें ये लेंथ कितनी है dr, और ये लेंथ कितनी है बताओ r d थीटा. ये हो जाएगी सिग्मा इंटू dr लेंथ इंटू विथ. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसकी लेंथ है. आर्क लेंथ जो होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल डी थीटा, और ये कितना है डी आर डिवाइडेड बाय आर. आर तो यहां पे था सॉरी. सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये हो जाएगा देखो, एक आर से एक आर कट जाएगा, आ जाएगा के सिग्मा डी आर डी थीटा. ठीक है, के सिग्मा डी आर इंटू डी थीटा. इसका मतलब है, अब बताओ इस पूरे यहां से लेके यहां तक जो ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है, ये जो ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है इसके लिए डी थीटा तो कांस्टेंट है. ये जो ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है यहां से यहां तक, इस ब्लैक स्ट्रिप के लिए तो डी थीटा कांस्टेंट है. फर्क किस चीज का है बताओ, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट और यहां पे लोगे एलिमेंट, हर पॉइंट पे एलिमेंट कट करते जाओ. इन सब एलिमेंट के लिए डी थीटा तो फिक्स है. वेरी क्या कर रहा है, आर कर रहा है. कहां से, जीरो से लेकर इस पूरे लेंथ तक. और ये लेंथ कितना है ये समझ लो, ये लेंथ क्या होगा समझ लो. ये अगर एंगल है आर समझो, और ये एंगल है आर, तो ये एंगल भी होगा, सॉरी ये थीटा, ये भी क्या होगा थीटा होगा बताओ. और ये एंगल इस डायमीटर के साथ थीटा, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है. यहां से यहां भी रेडियस, यहां से यहां भी रेडियस. ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो अगर ये डिस्टेंस आर है, ये भी होगा आर, ये होगा थीटा. तो ये बताओ ये टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा. तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे डीवी को, तो आएगा डीवी वी इज इक्वल टू के सिग्मा डी थीटा कॉन्स्टेंट. इस स्ट्रिप के लिए, इस ब्लैक स्ट्रिप के लिए डी थीटा कॉन्स्टेंट है. इंटीग्रल ऑफ डी आर कहां से, जीरो से लेकर 2 टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा. क्योंकि ये जो अगर आर है, ये अगर आर है, यहां से ड्रॉप कर दोगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा बताओ के सिग्मा डी थीटा, के सिग्मा डी थीटा इंटू 2 आर कॉस थीटा. ठीक है, अब क्या करो, ये निकल गया इस पूरे ब्लैक स्ट्रिप के कारण यहां पोटेंशियल. ऐसे ऐसे कई ब्लैक स्ट्रिप बनेंगे, ऐसे ऐसे कई ब्लैक स्ट्रिप बनेंगे. हर ब्लैक स्ट्रिप का क्या होगा, थीटा डिफरेंट होगा. हर ब्लैक स्ट्रिप का डी थीटा सेम रखो, बट ओरिजिनल थीटा सबका अलग अलग होगा. तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दे किस में, सिर्फ थीटा में. इसको किस में कर दे इंटीग्रेट, सिर्फ थीटा में. तो ये बताओ टोटल पोटेंशियल हो जाएगा के सिग्मा 2r, के सिग्मा 2r कॉस थीटा डी थीटा. कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे तो पूरा डिस्क चले जाएगा. सो बताओ, अगर हम चाहते हैं पूरा डिस्क आ जाए, इस थीटा को कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -90 डिग्री से 90 डिग्री. -90 टू +90. क्यों, क्योंकि जब यहां से तुमने एंगल को बढ़ाना शुरू किया था जीरो से, जब 90 तक जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे. अपर हाफ, लोअर हाफ के लिए क्या करोगे, -90 टू +90. तो -90 टू +90 करोगे तो ये होता है साइन थीटा. साइन 90 माइनस साइन ऑफ -90 कितना हो जाएगा, 2 के सिग्मा 2r इंटू 2. लेकिन हमको लिखना तो उसके टर्म में है, क्योंकि मेरा सेंटर पे जो पोटेंशियल था वो कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, है ना. तो इसको भी के टर्म में नहीं लिखते, इसको भी सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में ही लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होगा ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो इसकी वैल्यू क्या है बताओ, सिग्मा इंटू आर बाय I epsilon naught. पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना.
ये यही होगा सिग्मा इंटू आर बाय पाई एप्सिलॉन। एग्रीड, समझ गए? अब समझो इस बात को, ये क्वेश्चन इरोडोव में है, तो ये क्वेश्चन हम तुमसे क्यों पूछेंगे? क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है इरोडोव रट के गया हो IIT के पेपर में। हम तुमसे क्या पूछेंगे, पहले समझो इस बात को। हम पूछेंगे कि एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था, एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था, और या पेरिफेरी पे रखा हुआ था। एक पॉइंट चार्ज पेरिफेरी पे रखा हुआ था, मैंने उस चार्ज को उठाया और उठा के सेंटर पे डाल दिया। मैंने कितना वर्क किया? व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन शिफ्टिंग ए पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम हियर टू हियर? यहां से लेके यहां तक मैंने इस चार्ज को उठा के रख दिया। मैंने कितना वर्क किया? तो क्या करोगे? तो पता है U2 माइनस U1 Q इंटू V2 माइनस V1। तो V2 और V1 पता होगा तब तो बनेगा। V2 और V1 पता होना चाहिए, पहली बात समझो। पहली बात, मैं तुमसे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसको उठा के यहां रखा, इसको उठा के यहां रखा। या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूं, मैं अगर एक नेगेटिव चार्ज माइनस Q को, जिसकी मास m है और चार्ज माइनस Q है, उसको मैं सेंटर से, डिस्क के सेंटर पे खड़े होकर मैं उसको फेंकना चाहता हूं, मैं डिस्क के सेंटर पे खड़े होकर उसको फेंकना चाहता हूं, इतनी स्पीड से वो एस्केप कर जाए, तो बताए हुए हैं। हाँ, Q इंटू V2 माइनस V1 इज K1 माइनस K2। तुमको उसको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। इन्फिनिटी पे पहुंचने का मतलब है K2 की वैल्यू 0, जस्ट पहुंचा दो, जस्ट पहुंचा दो। पहुंच तो जाए बट पहुंचते पहुंचते डेड हो जाए, वहीं जाके रुक जाए। तो उस क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए K2 होगा 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा हाफ m इंटू V एस्केप स्क्वायर, वॉट एवर इट इज, हाफ m इंटू V एस्केप स्क्वायर, ये K1। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से फेंके हैं तो सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से फेंके हैं तो सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां से फेंकेंगे पोटेंशियल एनर्जी अलग लेंगे, पोटेंशियल यहां से फेंकेंगे अलग लेंगे। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो तुम्हारा एस्केप स्पीड निकल जाएगा। हम, और ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं निकलेगा, ग्रेविटेशन में भी निकलेगा। और हम तुझे पूछ सकते हैं कि एस्केप स्पीड यहां से कम है कि यहां से कम है, कहां से इसको एस्केप करना ज्यादा आसान है, पूछ सकते हैं। ठीक है, गेटिंग? तीसरी बात, इस इंटीग्रेशन को देखो, इस इंटीग्रेशन को देखो, -90 टू +90 लिए हो, -90 टू प्लस। अगर ये हाफ डिस्क होता, अगर ये हाफ डिस्क होता, इस हाफ डिस्क को कट करके निकाल लेते, सिग्मा वही रखते, सिग्मा वही रखते। समझो, दो तरह से कट किया जा सकता है। एक तो क्या है, आधे को काट के निकाल दो, यानी अगर टोटल चार्ज Q थी तो अगर इसको हाफ को काट करके निकाल लेंगे तो हाफ का चार्ज क्या बच जाएगा? Q/2। सिग्मा वही रहेगा, सिग्मा वही रहेगा, क्योंकि चार्ज भी Q/2, एरिया भी जो है Q/2। तो अगर हम इसको काट के हाफ पोर्शन नीचे का निकाल दें, तब यहां पोटेंशियल कितना होगा बताओ? 0 से 90 डिग्री, यानी इसका हाफ हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल बन रहा है, जितना अपर पार्ट बना रहा है उतने लोअर पार्ट बना रहा है। समझो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बन रहा है, जितना अपर पार्ट का पोटेंशियल बन रहा है उतना ही लोअर पार्ट का बन रहा है कि नहीं? यानी हाफ ऑफ इट इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम अपर हाफ एंड हाफ फ्रॉम लोअर हाफ। तो अगर तुम इसको एक को कट करके निकालोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको काटो नहीं, यहां से क्या करो, यहां से क्या करो तुम, ये जैसे है, इसको यहां से फोल्ड करके इस तरह कर दो। इसको क्या करो, इस डायमीटर के अबाउट लोअर हाफ को फोल्ड करके अपर पे कोइंसाइड करा दो। ये जो डिस्क है, इसको नीचे, इस डायमीटर के नीचे वाले पोर्शन को फोल्ड करके इस पे डाल दो। अब पोटेंशियल यहां क्या रहा, वही अनचेंज रहेगा, यही पोटेंशियल रहेगा। अगर हम लोअर पार्ट को फोल्ड करके ऊपर कर दे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा।
कोई चेंज नहीं आएगा। इसका दो तरीका है। पहला बात तो जो नीचे का कंट्रीब्यूशन और जो ऊपर का कंट्रीब्यूशन था वो सेम था, जो नीचे और ऊपर का कंट्रीब्यूशन था वो सेम था, है ना। अगर ऊपर का एक्स कर रहा था कंट्रीब्यूशन, नीचे का भी एक्स कर रहा था, तुमने इसको इस तरह कर दिया, अभी भी एक्स और एक्स ही है, वही रहेगा। या दूसरा तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे तुमने इसको फोल्ड करके ऊपर डाला, डिस्क बन गया हाफ, डिस्क हो गया हाफ, बट सिग्मा हो गया डबल। क्यों? सिग्मा के ऊपर सिग्मा, एक जो है चार्ज डेंसिटी था ही सिग्मा, उसके ऊपर एक और आ गया सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा आ जाएगा, और हाफ तो होगा ही, तो वही आएगा ना। ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना तो हिलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन क्रिएट करना सीख लो। देखो इसको काटो, यहां से इसको काटो और इस तरह डाल दो। कैसे? इसको काट के और इन दोनों हाफ्स को इस तरह से डाल दो। इसको काट लो और फिर इसको ऊपर लाके यहां पे इसको इस तरह, इस हाफ को काट के यहां डाल दो। अब बताओ क्या पोटेंशियल वही रहेगा वहां पे? क्या अभी भी पोटेंशियल वही रहेगा जो पहले था? रहेगा ना? अरे भाई वही तो हो रहा है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हाफ जितना पोटेंशियल पहले क्रिएट कर रहा था, इसका तो कोई चेंज ही नहीं हुआ यहां पे, इसका भी क्यों चेंज होगा? ये सारा मिलकर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा था, अभी भी ये सारा मिलकर यहां पोटेंशियल वही क्रिएट कर रहा है, सेम रहेगा, पोटेंशियल वुड बी सेम। पोटेंशियल के साथ सिमेट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फील्ड के साथ सिमेट्री की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। पोटेंशियल डिससिमेट्रिकल केसेस में भी आराम से निकल आता है। अब बताओ एक चीज आप मुझे, हाँ सर वो फोल्ड वाला एक बार बता दो जो आपने फोल्ड करके बताया था। हाँ फोल्ड करके बता दो, मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे ही पूछ लिया करो जब कोई डाउट हो तो। एक मिनट रुक जाओ, have some मान लो ये डिस्क है, यहां कोई पोटेंशियल था, ठीक है, ये एक डिस्क है, इमेजिन करो, और यहां कोई पोटेंशियल था, और यहां कोई पोटेंशियल था, इसका मतलब है इसने एक पोटेंशियल यहां बनाया था, इसके चार्जेस ने, और इसके चार्जेस ने यहां बनाया था। समझो यहाँ पे एक चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डीक्यू था, उसका पोटेंशियल हर डीक्यू के डिस्टेंस में पोटेंशियल यहाँ मिलकर बन रहा था। तो सिंपल है, और यहाँ डीक्यू है आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे डीक्यू आर डिस्टेंस पे, यानी इस पूरे में इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल अपर हाफ बना रहा है वही पोटेंशियल लोअर हाफ बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम। अगर हम इसको इस तरह को इस तरह करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। तो ये तो समझ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से टीयर कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डायमेट्रिकली इसको हम टीयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं, यहां कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि पहले इस तरह से था, जब ये दोनों कंबाइंड था तो क्या था, यहां पे एक स्ट्रिप बन रहा था इस तरह से, और यहां एक स्ट्रिप बन रहा था इस तरह से, ठीक है। ये एक फील्ड बनाता था, ये एक फील्ड बनाता था। अभी भी तो ये वही काम कर रहा है ना, अभी भी तो इसका इस डीक्यू से इसका डिस्टेंस तो नहीं बदला, इस डीक्यू से इसका डिस्टेंस नहीं बदला, तो अभी भी तो वही पोटेंशियल बनाएगा। इसके कारण यहां का पोटेंशियल क्या होगा, पूरे डिस्क का जो होता सेम सिग्मा के लिए, सेम सिग्मा के लिए इस पूरे डिस्क का जो होता है उसका हाफ यहां बनाएगा अपर डिस्क। और अभी भी इसका अगर देखो ये पूरा डिस्क होता है, इसका हाफ बनाएगा, तो हाफ प्लस हाफ को जोड़ेंगे तो फुल चलाएगा, पोटेंशियल वही आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं समझो, अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं इस डिस्क को ऐसे काटना चाहता हूं, क्या चाहता हूं समझो, I want to cut this disc at certain angle alpha above and certain angle alpha below.
मैं क्या चाहता हूं, इस डिस्क को इस एक्सिस के, इस डायमीटर के ऊपर अल्फा और नीचे अल्फा कट कर देता हूं। यानी मेरा डिस्क अब इस टाइप से दिखता है। कैसा? ऐसा दिखता है। देखो, दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूं सुनो, इसको ध्यान देना, थीटा से थीटा तक। इसको ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें यहां अल्फा और यहां अल्फा कट कर रहा हूं, यानी मैं इस पोर्शन को कट करके हटा रहा हूं। मैं सिर्फ किसको रख रहा हूं, मैं सिर्फ इस पोर्शन को ही बचा रहने दे रहा हूं। मैं इसको काट के निकाल लेता हूं, इसको। मैं कितना अल्फा सेलेक्ट करूं कि पोटेंशियल यहां पे इस पोटेंशियल की हाफ हो जाए। मैं कितना अल्फा ऊपर और नीचे लूं कि जितनी पोटेंशियल फुल डिस्क में थी अभी उसकी पोटेंशियल की हाफ हो जाए। यानी ये इंटीग्रेशन जो ये जो तुमको साइन थीटा आ रहा था, साइन 90 माइनस साइन 90, वो नहीं चाहिए साइन 30 माइनस साइन 30। समझ रहे हो? यानी कि यहां पे जो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का जो एलिमेंट होगा, जो यहां पोटेंशियल बनाएगा, बाकी 60 डिग्री मिला के उसके इक्वल बनाता है। क्योंकि अगर हम इसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें और तब पूछें इसके वेलोसिटी, तो क्या करोगे? तब पूछे इसके वेलोसिटी, यहां से इसके वेलोसिटी कितनी है, तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का लिमिट्स तुमको चेंज करना है। लिमिट्स कैसे चेंज करना है? तुमको यहां -90 टू +90 की जगह पे, क्योंकि तुम पहले क्या करते थे, यहां से स्टार्ट करते थे और होते हुए वहां तक जाते, तब तुम यहां से स्टार्ट करोगे -30 से और +30 तक। यहां अगर -30 +30 दे दे तो साइन 90 डिग्री कंपेरिजन में साइन 30 डिग्री हाफ होता है, हाफ होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना। जब सेल्फ एनर्जी बताएंगे तो हम इसमें वो यूज करेंगे जो फिर से बता रहा हूं, जो किसी बुक में तुमको नहीं मिलेगा। ये सब भी ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल यहां और यहां सेम था? सेंटर और पेरिफेरी पे सेम था? नहीं था, नहीं था। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है समझो। कहां पोटेंशियल कम था? सेंटर पे या पेरिफेरी पे? पेरिफेरी पे कम था। अब इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये समझो क्या है और क्यों हम बोलते हैं, हम लोग बुक्स में गलत पढ़ाते हैं। समझो, हमारे पास अगर एक डिस्क है, कौन सी डिस्क है? हमारे पास अगर एक डिस्क है, कौन सी डिस्क है? हमारे पास जो डिस्क है वो एक, मान लो एक डिस्क है, और हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया। कैसे डाल दिया? इसके ऊपर चार्ज को डाल दिया और ये चार्ज की ओर फैल गया, और हम कह रहे हैं ये चार्ज क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया एंड दैट इज यूनिफॉर्म। हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो पोटेंशियल यहां पर है V, और जो पोटेंशियल यहां है, अगर मान लो V1 और यहां पर पोटेंशियल है V2, हम समझ रहे हैं कि V2 इज लेस देन V1। सही है जी? तो यहां था सिग्मा R बाय डेरिवेटर में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां था सिग्मा R बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। कम है। इसका मतलब है कि जरूर फील्ड, जब तुम यहां से यहां गए होगे, समझो पोटेंशियल कैसे घटता है, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो फील्ड का जरूर एक न एक कंपोनेंट ऐसे रहा होगा। इसका मतलब है फील्ड का एक ना एक कंपोनेंट ऐसे जरूर रहा होगा। समझ रहे हो? तो जब तक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि फील्ड परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अगर फील्ड यहां होता हर जगह परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां पोटेंशियल क्या होता? कांस्टेंट रहता। समझ रहे हो? अगर तुम फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल नहीं बदलता है, बट तुम्हारा पोटेंशियल यहां से घट रहा है, यानी फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे रहा होगा,
और फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे भी रहा होगा, यानी यहां पे फील्ड इस तरह से रहा होगा समझो, यानी यहां पे फील्ड जो है वो कुछ टेढ़ा रहा होगा, यहां भले स्ट्रेट रहा होगा बट यहां पर फील्ड जो है टेढ़ा रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड जरूर आएगा, कोई ना कोई इसका कंपोनेंट फील्ड का रेडियली आउटवर्ड जरूर आएगा। एग्रीड? अदरवाइज पोटेंशियल कांस्टेंट होता, बट हम क्या करते हैं, हम जब कैपेसिटर का प्लेट लेते हैं समझो, फील्ड इसके क्या होगा, टिल्टेड होगा, फील्ड क्या होगा, टिल्टेड होगा, लेकिन सॉरी जब क्लास चलती है तो दुनिया भर को मेरे से बात करनी रहती है, क्या हो गया? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। Sir, on है sir. ठीक है, देखो अब समझो, इसका मतलब फील्ड का एक कंपोनेंट होगा राइट आउटवर्ड, बट हम क्या करते हैं जब कैपेसिटर लेते हैं ना, पढ़ेंगे जब कैपेसिटर, या पिछले भी केस में किए थे जब हमने 2 प्लेट लिया था, चार्ज डाल दिया, बोला ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या किया था, सिग्मा को क्या कर दिया था, यूनिफॉर्म कर दिया, सिग्मा को कर दिया यूनिफॉर्म, हमने एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट लिया, उसमें चार्ज डाला और बोला कि सिग्मा यूनिफॉर्म है, याद है सिग्मा में 2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने निकाला था, इनसाइड सबसे लेफ्ट सबसे राइट, समेशन ऑफ Q by 2 और चार्ज कंजर्वेशन, हमने सिग्मा लिया था, यूनिफॉर्म सिग्मा। हम 2 चीज कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं सिग्मा यूनिफॉर्म है, दूसरा चूंकि एक कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, चूंकि एक कंडक्टर का हमेशा हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसको और हम देखेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड क्या होता है, 0 होता है, फील्ड 0 मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, एनी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, तो यानी कि वहां फील्ड परपेंडिकुलर भी, हम दोनों चीज कह रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज वो एक कंडक्टिंग प्लेट है, वो इक्विपोटेंशियल है, वहां फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, वहां फील्ड हर जगह क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल यहां है उससे कम पोटेंशियल यहां है, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, इसीलिए यहां से यहां तक फील्ड की कंपोनेंट इधर होनी चाहिए, हम गलत कर रहे हैं। कभी भी किसी कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जब तुम चार्ज डालोगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर सिग्मा यूनिफॉर्म हो जाए, सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हम हमेशा कंडक्टिंग प्लेट में हर जगह यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं? ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता है, तुम 2 चीज एक साथ नहीं कर सकते हो, सिग्मा भी यूनिफॉर्म कर दो और फील्ड भी परपेंडिकुलर कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम सिग्मा यूनिफॉर्म करोगे, यहां करके देख चुके हो, तो फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट होगा, यहां फील्ड नॉर्मली नहीं निकलेगा, टेढ़ा निकलेगा, एक रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट आएगा। और अगर तुम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो फील्ड परपेंडिकुलर होगा, मतलब टिल्टेड होगा, और अगर तुम फील्ड को चाहते हो परपेंडिकुलर तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हम दोनों चीज एक साथ कर देते हैं बिकॉज वी प्रिटेंड दैट। अब इसको मैं इसका फैलेसी सॉल्व करूंगा जब मैं कंडक्टर पे आऊंगा, तो ठीक है। अभी देखो एक और चीज देखो, हम जो बताए तुमको एक ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक बता रहे हैं हम। सर हाँ सर डिस्क हमेशा कंडक्टिंग तो नहीं कंडक्टिंग नहीं हो, लेकिन कैपेसिटर में तो कंडक्टिंग होता है। डिस्क हमेशा मतलब ऐसा तुम सिग्मा क्रिएट कर सकते हो नॉन कंडक्टिंग पे, मैं ये कह रहा हूं वी कैन क्रिएट ए कांस्टेंट सिग्मा, दिस इज पॉसिबल ओनली ऑन नॉन कंडक्टर, पॉसिबल ओनली ऑन नॉन कंडक्टर। सिग्मा कांस्टेंट इज पॉसिबल ओनली ऑन नॉन कंडक्टर। कंडक्टर पे तो सिग्मा कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सिग्मा कांस्टेंट हुआ तो कंडक्टर के ही 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल वेरी कर जाएगा।
सोचो अगर हम अंदर ही अंदर जाएं, अगर हम इस मटेरियल के अंदर ही अंदर जाएं, इस थिकनेस के भीतर से होते हुए यहां तक जाएं, तो कहीं तो फील्ड था ही नहीं। कि उस मटेरियल के थिकनेस के अंदर घुस जाएं, उसकी थिकनेस के अंदर चले जाएं और तब अंदर ही अंदर जाएं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो अंदर में तो हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल क्या नहीं चाहिए, सेम। तो कंट्राडिक्शन है ना, इस रास्ते से जा रहे हो तो पोटेंशियल तो वो डिफरेंट दिख रहा है, इस रास्ते से पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। पूरी की पूरी कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होती है। तुमको किसी कंडक्टिंग बॉडी के एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है, यानी सबका पोटेंशियल वही होगा। लेकिन इसका मतलब ये तब होगा ना जब सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म होगा। सिग्मा अगर यूनिफॉर्म हो गया तो नहीं हो सकता है। तो हम तो कैपेसिटर में सिग्मा को यूनिफॉर्म लेके सॉल्व करते हैं। जब कैपेसिटर का प्लेट जो है वो कंडक्टिंग प्लेट होता है, हमेशा नॉन कंडक्टिंग नहीं होता है। कैपेसिटर इज द असेंबली ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। हमने जो वो इस तरह से क्वेश्चन लिया था उसमें हमने क्या किया था, यहां फील्ड को जीरो किया था ना पॉइंट पी पे, तभी तो नहीं तो आया था Q1 प्लस Q2/2। तो यहां जीरो फील्ड किया था तब आया था, वो कंडक्टर था। कहने का मतलब दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। कौन कौन सी, सिग्मा भी कांस्टेंट हो और फील्ड भी परपेंडिकुलर हो, नहीं हो सकता है। सिग्मा कांस्टेंट तो फील्ड टिल्टेड, सिग्मा फील्ड परपेंडिकुलर, सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखो मैंने तो बताया, एक ट्रिक बताऊंगा, बता रहा हूं ट्रिक क्या है। मेरे पास ये एक, समझना इसको हम क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे पास ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है या एक लेयर ऑफ चार्ज है सिग्मा, और यहां से किसी डिस्टेंस x पे रेडियस है, तुमको निकालना है फील्ड। तुम क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तुम क्या करो, यहां पर एक कहीं भी इस पे तुम कहीं भी यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लो। कैसा, तुम यहां पे कहीं भी जो है एक छोटा सा जो है एरिया ले लो, ऐसे डीए, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये डीए। ये डीए जो है इतना छोटा है, ये लगभग कैसा बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज। और ये एंगल यहां कितना बनाता है, थीटा। इसके कारण यहां फील्ड कितनी होगी, इसके कारण यहां पे फील्ड कितनी होगी, ये डीई हो जाएगा, बताओ, सिग्मा इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, के क्यू डी क्यू। डी क्यू क्या, इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज की क्या मान लोगे, डी क्यू। इस पे चार्ज कितना मान लो, डी क्यू, के डी क्यू बाय, और ये स्लैंट हाइट है आर स्क्वायर, ये होगा फील्ड। यानी ये हो जाएगा डीई इज इक्वल टू के मीन्स के डी क्यू का मतलब क्या है बताओ, ये डी क्यू कितना होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ डीए होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ डीए बाय ये लेंथ है आर, तो आर स्क्वायर। बट तुम जानते हो इस फील्ड का कौन सा कंपोनेंट सरवाइव करेगा, सिमेट्री है ना, इस फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा, डी कॉस थीटा, एक और डी साइन थीटा। तो डी कॉस थीटा सरवाइव करेगा, डी साइन थीटा चला जाएगा, तो डी कॉस थीटा हो जाएगा देखो इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, होगा ना। देखो जो इसको निकालने का असली तरीका है वो तो है इसको रिंग में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, यहां जाते हैं, एक रिंग बनाते हैं रेडियस आर का, यहां से डिस्टेंस आर और डी आर बीच में रिंग लेते हैं, उस रिंग के कारण फील्ड निकालते हैं और फिर पूरे फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं। बट हम यहां क्या देख रहे हैं, हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। अब ये बताओ, व्हाट इज डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, याद है, सर वो सॉलिड एंगल, ये है सॉलिड एंगल, बताए थे, ये वो सॉलिड एंगल है जो ये डिस्क वहां सबटेंड करता है। यानी ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू के सिग्मा बी ओमेगा बाय आर स्क्वायर। यानी कि ये कितना फील्ड इफेक्टिवली क्रिएट कर रहा है, यहां पे ये एरिया पैच यहां कितना फील्ड इफेक्टिवली क्रिएट कर रहा है, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि ये यहां कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो कोन बन रहा है ना छोटा सा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो फील्ड दे देगा,
तो नेट फील्ड हो जाएगा, बताओ, के सिग्मा बाय, नहीं आएगा ना? सॉरी आर आर स्क्वायर नहीं, सॉरी, हाँ आर स्क्वायर, के सिग्मा इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। और तुम जानते हो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा मतलब ये कोण कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, और तुम ये जानते हो कितना होता है। अगर ये प्लेन एंगल है थीटा, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, हाफ इंटू नहीं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस, 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू सॉलिड एंगल का मतलब है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ना, यही था ना, यस सर, यस ये और ये कट गया 2 से, आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा इसका ब्यूटीफुल देखो एप्लीकेशन। यहां तो और 2 मेथड था, तुमको एक मेथड अच्छा लगा, ये भी है और वो भी है, दूसरे में वही मेथड ही है, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, ये हाँ सर इन सबका नोट शेयर कर दीजिएगा। सब है, नोट शेयर कर दूंगा। लास्ट टू लास्ट का भी नहीं था। यस सर, क्या चीज लास्ट टू लास्ट का क्या नहीं था, नोट्स, यस यस सर। हाँ नोट्स में लिखा हुआ एक्चुअली है क्या, नोट्स तो मैं अभी शेयर कर दूं 2 मिनट में, बट वो नोट्स जो है ना वो अच्छी राइटिंग में नहीं लिखी हुई है, बहुत मतलब रफ राइटिंग है। मैं उसको थोड़ा अच्छा लिख के तुमको देना चाह रहा था, कर पाऊंगा ठीक है, नहीं तो भेज दूंगा। ये देखो वेक्टर के भी नोट्स भेज देना। ठीक, ये इंटरनेशनल ओलंपियाड का है क्वेश्चन। एक स्क्वायर प्लेट है, एल लेंथ, इस पे चार्ज बिछा हुआ है सिग्मा, इसके सेंटर से L/2 लेंथ पे एक पॉइंट है, वहां फील्ड निकालना है, इसके कारण वहां फील्ड निकालना है, और निकलेगा सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से, निकलेगा सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से। देखो ये एक क्या है, स्क्वायर सीट है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे। तो फ्लक्स याद होगा, जब हम यहां चार्ज रखते थे, जब यहां चार्ज रखते थे और इसके थ्रू फ्लक्स पूछते थे तो आता था सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ वही उलट जाएगा, वही हो जाएगा। देखो कैसे, और इसका कोई मेथड नहीं है, इंटीग्रेशन से इम्पॉसिबल है, ये इंटरनेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूं कि समझो इस बात को। क्वेश्चन इस तरह से है, ये एक स्क्वायर सीट है, इसके सेंटर के सामने, इसके सेंटर के सामने यहां पे ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, L/2 लेंथ पे। डायग्राम समझ लेना, हो सकता है मैं कुछ गलत भी कर रहा हूं, मतलब डायग्राम उतना समझ, बट चीज समझ गए हो। ये स्क्वायर, इसके सेंटर के सामने L/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, जहां फील्ड निकालना है। इसकी वजह से हम क्यों वही करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं DQ, और इसके कारण यहां फील्ड निकालते हैं। कितना हो जाएगा बताओ, DE हो जाएगा कितना, K सिग्मा DA, एग्रीड, K सिग्मा DA बाय ये लेंथ R स्क्वायर। बट इसका जो कंपोनेंट इफेक्टिवली काम करेगा वो इस एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा होगा, यही ना। यस सर। अब देखो सिग्मा DA cos थीटा बाय R स्क्वायर क्या होता है, D ओमेगा, ये हो गया D ओमेगा, ये होगा K सिग्मा D ओमेगा। अब सोचो जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगर पूरी 3 डायमेंशन को देखो, अगर पूरे तुम 3 डायमेंशन देखो, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स को देखो, तो ये एक स्क्वायर, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का एक साइड, इस क्यूब का एक साइड देखो, ये क्यूब है, इस क्यूब का एक साइड, ये देखो, ये जो 4 लाइंस है, इस क्यूब का एक साइड इस स्फेयर को 1/6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यस सर। ये जो क्यूब है वो पूरे 3 डायमेंशन के स्पेस को, पूरे स्फेयर का सिमेट्रिकली 1/6 पॉइंट ये अपने अंदर लिए हुए है।
हालांकि इसका हम सॉलिड एंगल नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं बिना इंटीग्रेशन किए, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्क्वायर फेस ऑन इट्स सेंटर ऑफ द क्यूब इज 1/6 ऑफ द टोटल सॉलिड एंगल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। 2 pi by 3. यानी ये हो जाएगा देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टाइम्स ऑफ, इसको जब इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 4 पाई बाई 6, 2 pi by 3. 4 पाई बाई 6, बिल्कुल 4 पाई का 1/6, 4 पाई स्टेरेडियम का 1/6, 4 पाई कट गया, कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। यही तो फ्लक्स था ना, फ्लक्स क्या होता था Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ ये होगा सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन, यानी अगर हम यहां एक चार्ज रख देते Q, उन दोनों बीच में फोर्स कितना होता, सिग्मा इंटू फोर्स क्या होता बताओ, सिग्मा इंटू Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होता ना। और यहां एक चार्ज Q डाल देते तो ये इसको रिपेल करता, ये इसको रिपेल करता, एक्शन रिएक्शन पेयर कितना होता सिग्मा इंटू Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझो, इसको तुम लिख सकते हो Q इंटू फ्लक्स, नो सिग्मा इंटू फ्लक्स। सर दिख नहीं रहा वो. सर वो दिख नहीं रहा है। अच्छा देखो तो तुम इसको लिख सकते हो तुम्हारा अगर हम यहां पे एक चार्ज Q डाल देते, अगर हम यहां पे अगर हम एक चार्ज Q डाल देते तो फोर्स क्या होता उसके ऊपर बताओ। तो फोर्स होता अगर हम यहां पे एक चार्ज Q डाल देते, देन आवर फोर्स वुड हैव बीन इक्वल टू F इज इक्वल टू सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट फील्ड इंटू Q, यही ना। Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू फ्लक्स, Q इंटू सॉरी सिग्मा इंटू फ्लक्स, Sigma into flux. सिग्मा इंटू फ्लक्स, ये होता है फोर्स। और ये इक्वल टू होता है कितना Q इंटू फील्ड। Yes, sir. सिग्मा इंटू फोर्स होता है सिग्मा इंटू फ्लक्स और Q इंटू ई। तो तुमको अगर फ्लक्स पता है तो फील्ड निकल जाएगा Yes, sir. कहीं भी जहां प्लेनर होगा तो, ठीक है। तो इसमें एक नाइस ट्रिक था, ठीक है। चलो एक दो और चीजें वो बताएंगे नेक्स्ट, हाँ टाइम ज्यादा ही हो गया। वैसे एक चीज और बताना था, बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में